हेलो एवरीवन, खमाघणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी रागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर पूरी दुनिया भाग रही है पावर के पीछे, किसी ऐसी शक्ति के पीछे जो आपको बहुत कम समय में मालामाल कर दे। इन शक्तियों को ढूंढते ढूंढते इंसान को हैवान बनते देर नहीं लगती और वो इंसान अपने खुद की जिंदगी के साथ भी खेलने को राजी हो जाता है। कहते हैं कि खून का रिश्ता खून का ही होता है, चाहे जो भी हो। लेकिन इस लेकिन का जवाब आपको इस कहानी मिलेगा जो हमारे साथ शेयर की है सुकंता सरकार ने, जो बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, और उन्होंने पहले भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर की हुई हैं। सो थैंक यू सुकंता फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। आप हमें इतनी अच्छी स्टोरीज शेयर करते हैं जिन्हें हम बाकी सभी लोगों से शेयर कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, वो एक लड़के अनिर्बन के साथ हुआ जो बिलोंग करता है अलीपुरदार के बिरपारा नाम के एक टाउन से। अनिर्बन सुकंता के फ्रेंड का फ्रेंड है और उसके मामा धूपगुड़ी नाम के गांव में रहते थे। वो अक्सर अपने मामा के गांव जाया करता था जब उसकी दादी जिंदा थी। एक्चुअली जब उसकी दादी जिंदा थी तब तक तो अपने दादी के साथ अपने मामा के घर पर ही रहा करता था, लेकिन उनकी दादी के गुजर जाने के बाद वो वापस से अपने मदर फादर के पास आ गया था। लेकिन बीच बीच में वो उस घर में जरूर जाया करता था। तो जब उसने अपने 12th क्लास के बोर्ड दे दिए थे तो बोर्ड खत्म करने के बाद वो अपने मामा के घर आया और तभी उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ जिसने उसका और उसकी मदर का रिश्तों पर से विश्वास उठा दिया। उसके मामा का नाम सुनील था। सुनील का एक बेटा था जिसका नाम था सोम प्रांशु। अब क्योंकि लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे तो ब्राह्मणों में एक रिवाज होता है कि बच्चे के 16 संस्कारों में एक उपनयन संस्कार होता है, जिसे नॉर्थ इंडिया में जनेऊ धारण करना कहते हैं। जो जनेऊ धारण करने का रिचुअल और सेलिब्रेशन होता है, शायद उसे ही उपनयन कहा जाता है। तो उस टाइम पर अनिर्बन और उसकी मम्मी दोनों सुनील के घर गए उस रिचुअल को कंप्लीट करने और सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने। अब उस सेलिब्रेशन के टाइम, उस रिचुअल के टाइम एक समय ऐसा भी आया जब मां गंगा को भोग चढ़ाया जाता है। उसके लिए इनके मामा के घर के सारे लोग पास ही की एक नदी में गए और सबसे पहले वो रिचुअल कंप्लीट किया गया। गंगा माता में फ्रूट्स, मिठाइयां, गुड़ ये सब प्रवाहित किया गया और वापस आते टाइम अनिर्बन को नदी के पास में एक बिल्कुल खाली सा मैदान दिखा। ये टाइम सनसेट का था। मैदान की दूसरी तरफ सूरज ढल रहा था और जो व्यू वहां पर क्रिएट हो रहा था वो अनिर्बन को दिखने में बहुत अच्छा लगा और उसने वहां पर कुछ देर सनसेट देखने का डिसाइड किया। वो अपने मामा और अपनी मम्मी की परमिशन लेकर वहां पर घूमने लगा। घूमते घूमते वो उसी मैदान के पास में लगे हुए शमशान की तरफ चला गया। अब ऐसा वो जो शमशान था उसमें कोई दीवार नहीं थी, तो जमीन पूरी कनेक्टेड थी और घूमते घूमते वो शमशान के पास में पहुंच चुका था। वो घूम ही रहा था कि अचानक कोई मटका उसके पैर में लगने की वजह से वो गिर गया और उसने देखा कि वो मटका वहां एक पत्थर से टकराकर टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आया कि जब वो चल रहा था रास्ते में कुछ भी नहीं था, ये मटका अचानक कहां से आ गया। खैर, उसने इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा होगा कोई मटका और वो चुपचाप वहां से चला गया। सभी लोग साथ में चल दिए। ये बात उसने किसी को नहीं बताई। घर पे गया, खाना वाना खाया और रात को सो गया। अगले दिन वो उठा और पता नहीं कब फिर से घूमते घूमते न जाने कैसे वो फिर से उसी शमशान में पहुंच गया और वहां पर जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो जगह उसे बहुत अच्छी लगने लगी। जाने कितनी देर तक वो वहीं पर बैठा रहा और फिर अपने आप ही उठकर वापस से अपने घर चला गया। अगले दिन, उसके अगले दिन, अभी उसका रोजाना का प्रोसेस हो गया था। अभी हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जेई की तैयारी की है और जो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप एक जेई एस्पिरेंट या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। वैसे तो जेई की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट का सपना आईआईटी होता है, लेकिन हर कोई आईआईटी नहीं पहुंचता और एनआईटी नहीं पहुंचता है। लेकिन क्या यहां पहुंचना ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। भारत में ऐसे कई टेक लीडर्स हुए हैं जो किसी आईआईटी या फिर एनआईटी से नहीं थे और अभी जो दौर चल रहा है
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल। सही स्किल्स, सही इकोसिस्टम, सही मेंटर्स और सही अपॉर्चुनिटीज, अगर ये मिल जाए तो आप लाइफ में अनएक्सपेक्टेड को भी अचीव कर सकते हो। और इसी सोच के साथ आता है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां आपको मिलता है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद एआई। ये एकमात्र एआई फर्स्ट कैंपस है और इसके साथ है 3 पावरफुल पाथवेज। पहला, हाई पेइंग टेक जॉब्स के लिए प्रिपरेशन। दूसरा, अपना स्टार्टअप बिल्ड करने का मौका। और तीसरा, रिसर्च और ग्लोबल एस्पिरेशंस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब आप अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आते हो तो यहाँ पर कोडिंग डे 1 से शुरू होती है, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटर्नशिप्स मिलती हैं। आपको मौका मिलता है टॉप टेक एक्सपर्ट से सीखने का और सबसे खास लाइफ टाइम करियर सपोर्ट, सिर्फ 4 साल के लिए नहीं। बीटेक कंप्लीट करने के बाद यहाँ का एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख से शुरू होता है और डिपेंडिंग ऑन आपके स्किल्स इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। प्रोग्राम एनएएसी ए प्लस एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑफर किया जाता है, जिनके कैंपस है बेंगलुरु और पुणे में। एक और चीज, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 7 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप को क्रैक करने की, जो कि स्पेशली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। एडमिशन ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू होता है। एग्जाम डेट्स हैं 10th में और 23rd में 2026। वैसे तो एग्जाम फॉर्म 1000 रुपीज का है, लेकिन अगर आप कूपन कोड सेव 500 या फिर इस क्यूआर कोड के थ्रू रजिस्टर करेंगे तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा एग्जाम फी पर। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, सीट्स लिमिटेड है। उस शमशान में उस पेड़ के नीचे बैठना, उस वीराने में जहां कोई आता जाता नहीं था, उसके लिए एक तरह का नशा, नशे के जैसा एडिक्टिव हो गया था। मतलब वो पूरा पूरा दिन बिना खाए पिए वहां बैठा रहता था। उसको एक अजीब सी शांति का एहसास होता था वहां पर बैठकर, और कुछ ऑड लगने की जगह उसे एक्चुअली बहुत अच्छा फील होता था। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वहां पर एक शमशान है और वहां पर उसे नहीं जाना चाहिए। बस वो उस मोमेंट को एंजॉय करने लगा था। अब क्योंकि अनिर्बन वहां पर सिर्फ अपने ममेरे भाई यानी अपने कजिन का वो रिचुअल कंप्लीट करने के लिए आया था, तो अब उसके घर जाने का टाइम आ गया था। खैर, वो वापस आ गया, लेकिन वापस आने के बाद भी उसे बार बार वो जो शांति उसे मिलती थी शमशान में उस पेड़ के नीचे बैठकर, उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। इसके कुछ शायद 15 या 20 दिन के बाद वापस से एक बार फिर से वो अपने मामा के घर पहुंच गया। छुट्टियां चल रही थी। उसने अपनी मम्मी से कहा कि भाई मुझे मामा के घर जाना है, और वो तो बचपन से यहाँ पला बड़ा था, तो उसकी मम्मी को लगा होगा इसका मन यहाँ लगता है, तो उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया और ये वापस से अपने मामा के घर पहुंच गया। और पहुंचते ही सीधा वो पहुंचा उसी शमशान में, उसी पेड़ के नीचे। जाने कितने घंटे उसने ऐसे ही गुजार गुजार दिए, और फिर शाम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास वो वापस से अपने मामा के घर पहुंच गया। और इसी तरह से उसका वहां पर हर दिन गुजरने लगा। 1-2 दिन के बाद शाम के टाइम की बात है, अनिर्बन की मामी ने उससे कहा कि बेटा आज तेरे मामा को आने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तू एक छोटा सा काम कर दे मेरा, तू सोमप्रांशु को उसके ट्यूशन में छोड़ा। तो उसने बोला ठीक है मामी, मैं चला जाता हूँ। तो वो सोमप्रांशु के साथ उसके ट्यूशन तक चला गया। उसको ट्यूशन छोड़ के जब वो वापस आ रहा था तो उसका वापस से मन होने लगा एकदम से बहुत तेज। एक बार वो फिर से शमशान जाके आए। उसे कोई डर नहीं लग रहा था। शाम का टाइम हो चुका था, हल्का हल्का अंधेरा हो गया था, और बार बार उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि वो एक बार शमशान की तरफ घूम कर आए। और ऐसा ही हुआ। वो वहां से उसे ट्यूशन छोड़कर सीधा शमशान की तरफ निकल पड़ा। अब जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शमशान में जो टिन टीन का शेड बना हुआ होता है, वहां कोई आग जला के बैठा हुआ था। उसने दूर से उसे देख लिया था। उसे क्लियर तो नहीं दिख रहा था, पर उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि जो बैठा हुआ है वो अनीबन की तरफ ही मुंह करके बैठा है। वो कौन है, वो क्या कर रहा है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे 2-4 कदम और आगे बढ़ाए तो उसे देखकर ये लग गया कि भाई पता नहीं ये कौन है कौन नहीं, लेकिन ये जो भी है ये कोई तांत्रिक लग रहा है और ये तांत्रिक क्रिया कर रहा है। उसे देखकर पता नहीं उसके मन में क्या आया कि वो वहां से आगे नहीं बढ़ा और चुपचाप घूमकर अपने घर की तरफ चला गया। इस टाइम तक करीबन 7:30 पौने 8 का टाइम हो चुका था, और जब वो वापस आ रहा था तब शमशान के रास्ते से उसके मामा के घर के रास्ते पर एक खंडहर घर था। उसे पता था कि उस घर पे पहले कौन रहा करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एकदम से उनके साथ क्या हुआ कि वो लोग उस घर को छोड़कर चले गए थे। तो जब वो उस घर के पास से गुजर रहा था तब उसकी नजर उस घर पर पड़ी, तो उसने देखा कि उस घर के एक कमरे में लाइट जल रही थी। उसे अच्छे से पता था कि वहां कोई नहीं रहता है, तो लाइट जलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसे लगा कि अगर इस घर में कोई रहता नहीं तो लाइट कैसे जल रही है,
एक बार मुझे चेक करना चाहिए, कहीं कोई कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। तो वो चुपचाप दबे पाँव गया और जिस रूम के अंदर लाइट जली थी उसकी खिड़की से उसने अंदर झाँक कर देखा। तो उसे ये तो दिखाई नहीं दिया कि लाइट कहाँ से आ रही थी, बट लाइट की जो रोशनी सामने वाली दीवार पर पड़ रही थी, उस दीवार पर उसने किसी का शैडो देखा। उस शैडो की जो हाइट थी, वो बहुत कम थी। अप्रॉक्सिमेटली पौने 2 फुट के आसपास की। और वो जो लाइट जो शैडो बन रही थी, साफ-साफ दिख रहा था कि कोई छोटा बच्चा किसी लाइट सोर्स के सामने खड़ा है और उसकी वजह से उसकी शैडो थोड़ी-सी बड़ी होकर बन रही है। अब ये निर्बन खड़ा होकर उस शैडो को देख ही रहा था। उसमें एक अजीब-सी बात थी कि कोई भी शैडो अगर बनती है तो वो हल्का बहुत मूवमेंट करती है, लेकिन ये शैडो बिल्कुल स्टिल थी। वो शैडो को ऑब्जर्व भी करता कि तभी एकदम से शैडो ने अपनी आंखें खोल दी। अचानक से उस शैडो के अंदर से 2 जलती हुई आंखें से दिखाई दी। उसको देखकर मुर्दे से डर गया और पीछे मुड़कर वो सर पर पैर रखकर भागा और भागते-भागते उसके दिमाग में चल रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। अब उसे सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे और शमशान में जाकर उसका बैठना, बार-बार शमशान में जाने की इच्छा होना, अभी रात के टाइम पर फिर से एकदम शमशान की तरफ जाना, उस तांत्रिक का दिखना और अब इस घर के अंदर उस परछाई का दिखना जिसने एकदम से आंखें खोली। वो बुरी तरह से घबरा गया था। वो सीधा घर की तरफ दौड़ा और जैसे उसके मामा घर पर आए, उसने अपने मामा को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनते ही सुनील ने बोला कि तूने मुझे इतने दिनों बाद क्यों बताया है? ये बात तो तुझे मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। तू कल मेरे साथ कहीं पर चलेगा और आज रात को तू मेरे साथ ही सोएगा। ऐसा ही हुआ। रात को उसके मामा और अनिर्बन साथ में सो रहे थे। तो रात को एक वक्त उसे ऐसा लगा कि उसके मामा उसके हाथ पे हल्का-हल्का धक्का देकर उसे बुला रहे हैं। तो उसने अपनी नींद में ही पूछा कि क्या हुआ मामा? क्यों बुला रहे हो? उधर से कोई जवाब नहीं आया और बार-बार से कोई उसके हाथ को हिला रहा था। तो बार-बार जब ऐसा हुआ तो वो नींद में से उठकर बैठ गया अपने बिस्तर पर और उसने अपने मामा से पूछा कि क्या हुआ मामा? उसने देखा कि उसके मामा तो बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे थे और तभी उसी टाइम उसके रूम से अटैच्ड एक और रूम में से कोई आवाज आई। वो धीरे-धीरे कदम बढ़ा के उस पड़ोस वाले रूम के पास गया। उसका दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर जाकर जैसे अंदर जाके कदम रखा, खटाक से एकदम से दरवाजा बंद हो गया। उसे उस रूम में किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई और उस रूम में है और तभी एक चुभती हुई लेकिन बच्चे की आवाज में कोई बोला, तूने मुझे लात मार दिया शमशान में और मटकी फोड़ के मुझे आजाद किया। ये सुनकर अनिल बुरी से डर गया और वो कांपते गले से बोला कि मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या है, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। अनिर्बन की कांपती आवाज सुनकर सामने से फिर से वही आवाज आई, मैं मेरे दोस्त कैलाश के साथ खुश था। तुम सबने मुझे मेरे दोस्त से दूर किया। मेरे दोस्त के परिवार को इस गांव से भगा दिया और फिर मुझे लात मार दिया। तुम सब में से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी अनिर्बन की आंखों के सामने फिर से वो बच्चा दिखा। वही शैडो, वही लाल आंखें जो उसने उस घर के अंदर परछाई में देखी थी। उस बच्चे की हाइट 1.5 फुट के आसपास थी। उसे देखकर अनिर्बन बहुत बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन घबराते हुए फिर से बोलता है कि हाँ, मैं भी कैलाश को जानता हूं, लेकिन वो कहां चला गया मुझे भी नहीं पता। अनिर्बन की बात सुनकर वो बच्चा एकदम से जैसे शांत हो गया, जो एनवायरनमेंट था थोड़ा सा हल्का हो गया और फिर उसके बाद वो बच्चा बोला, क्या बोला तुमने? तुम्हें नहीं पता? तो फिर मैं जो बोलता हूं वो करो, वरना जो होने वाला है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बात सुनकर अनिर्बन एक तो घबरा भी गया और दूसरा जो चीज जिंदा ही नहीं उसकी बात पर विश्वास कैसे करना। तो उसने डरते हुए उस 1.5 फुटिया से बोला कि प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे छोड़ दो। और जैसे उसने ये बोला, वो बच्चा एकदम से उस कमरे से गायब हो गया। अनिर्बन को लगा कि चलो पीछा छूटा। वो फटाफट से घूमा, दरवाजा खोला और वापस से अपने रूम में आ गया जहां पर वो पहले सोया हुआ था। और जैसे ही वो इस कमरे में घुसा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बच्चा उसके मामा को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन
वो उसके मामा को टच भी नहीं कर पा रहा था। ये देखकर अनिर्बन के अंदर अलग सा एक जोश, एक शक्ति आई कि उसको समझ में आ गया कि जो कोई भी है, ये इसके मामा को टच नहीं कर सकता क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। और फिर अगले ही पल वो 1.5 फुटिया वापस वहां से गायब हो जाता है। अनिर्बन भागता अपने मामा के पास पहुंचता, उनको जगाता है और उनको सारी बात बताता है। ये सुन के सुनील ने बोला, अच्छा हुआ तुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब अनिर्बन ने उसके मामा को पूछा कि आपको वो टच भी नहीं कर पा रहा था, ऐसा क्यों? तब सुनील ने एक राज खोला। उन्होंने अनिर्बन को बताया कि तुझसे पहले भी ये 1.5 फुटिया एक और इंसान से जुड़ गया था, जो था कैलाश। कैलाश के साथ उसकी बॉन्डिंग एक दोस्त की तरह थी। और जब कैलाश और 1.5 फुटिया के बारे में कैलाश की फैमिली और पूरे गांव वालों को पता चला, तब तक बहुत देर हो गई थी। वो 1.5 फुटिया कैलाश को मार चुका था। वो उसका दोस्त बनकर आया, लेकिन उसने उसकी जान ले ली। और तब कुछ तांत्रिकों को बुलाया गया 1.5 फुटिये को बांधने के लिए, और उसे बांध भी लिया था। और उसे बांधकर मटके के अंदर बंद करके मटके को शमशान में दबा दिया था। और तब से वो जो घर था कैलाश का, वो उस 1.5 फुटी से फ्री हो गया था। लेकिन उसके घर वाले उसके बाद उस घर को छोड़कर चले गए। लेकिन उस दिन शमशान में घूमते घूमते जब तुमसे वो मटका टूट गया, तो वो 1.5 फुटिया तुमसे जुड़ गया। अब जाके अनिर्बन को ये बात समझ में आ गई थी कि उस टाइम पर वो 1.5 फुटिया कैलाश के बारे में क्यों बोल रहा था। पर उसे अभी भी ये समझ नहीं आया था कि मटका तो जमीन के अंदर गड़ा हुआ था, तो उसे बाहर किसने निकाला, जिससे कि उसका पैर टकरा गया। और उसके मामा ने भी कोई क्लियर प्रिसाइज जवाब नहीं दिया कि उस 1.5 फुटिये ने उन्हें कुछ क्यों नहीं किया। बस उन्होंने इन बातों को घुमा दिया। खैर, फिर उसके बाद वो वापस से सो गया। सुबह उठा। अच्छा, इसी गांव में एक और आदमी था, जो कि था तो तांत्रिक ही, लेकिन उसे देख के कोई बता नहीं पाएगा कि वो एक तांत्रिक था। वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनता था और आम इंसान की तरह ही रहता था। इस आदमी का नाम था मंगल। और पिछली बार इस 1.5 फुटिये को बांधने के लिए जितने भी तांत्रिक आए थे, वो सब मंगल के दोस्त थे। मैं मंगल को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि कहानी में आगे मंगल के साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, जिसका खुलासा कुछ देर में आगे होगा। तो अगले दिन उठने के बाद अनिर्बन के जो मामा थे सुनील, वो उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। लेकिन वो तांत्रिक मंगल नहीं था। उन्होंने जाकर उस तांत्रिक को सारी बातें बताई। और सब सुनते ही तांत्रिक ने बोला कि हमें जल्दी से जल्दी इस 1.5 फुटिये को फिर से बांधने की जरूरत है, वरना इस लड़के को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और हमें आज से ही पूजा शुरू करनी होगी। और उस तांत्रिक ने उसी दिन से पूजा शुरू कर दी। अनिर्बन ने उसकी मम्मी को, यानी अपनी सिस्टर को कॉल करके सब कुछ बता दिया और कहा कि दीदी तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मेरा भांजा है, मेरा बेटा है, मैं इसको ठीक करूंगा, उसको ठीक करके ही मैं तेरे पास भेजूंगा, तुझे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी मम्मी को अपने भाई के ऊपर भरोसा था। उनको पता था कि ठीक है, बचपन से वो वहां रहा है, ये सब कर लेगा और ये मतलब ठीक है, गांव के अंदर हो जाता है। आजकल कोई सुनेगा तो बहुत ज्यादा परेशान होगा, जाएगा। लेकिन उनके पास अपनी भी जिम्मेदारियां थी, दूसरा उनके काम वाम थे, और तीसरा उन्होंने इतना लाइट लिया चीजों को, शायद लेना नहीं चाहिए था। बट ठीक है, जो उन्होंने लिया वो लिया, अब अपन भी क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से दोनों बहनों में बातचीत हो गई कि तू चिंता मत कर, इस प्रोसेस में हो सकता है 2 से 3 महीने लग जाएं, लेकिन मैं इसको भेजूंगा बिल्कुल ठीक करके। अब ऐसे ही 1 महीने तक हर 2 दिन के डिफरेंस में अनिर्बन और सुनील उस तांत्रिक के पास जाते थे। तांत्रिक पूजा करता था। किसी दिन उसे पानी के पास ले जाकर पूजा करवाता, कभी उसके पूरे बदन के ऊपर फूल की पंखुड़ियां फैलाकर पूजा करता। और ये सब देखकर अनिर्बन को भी ऐसा ही लग रहा था कि हाँ, ऐसी तो होती है भूतों की पूजा, जब किसी के शरीर से भूत हटाया जाता है तो कुछ इसी तरीके से पूजा करते हैं। तो प्रोसेस चलता रहा और करीबन 1 सवा महीने के बाद जो लास्ट दिन था पूजा का, पता नहीं कैसे बिना बोले अनिर्बन की मम्मी सुनील के घर पहुंच गई। उसे देखते ही सुनील चौंक गया और बोला, अरे दीदी, तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है? मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तेरे बेटे को बिल्कुल ठीक करवा के भेजूंगा, फिर तू क्यों आई? तो अनिर्बन की मम्मी ने बोला, अरे विश्वास की कोई बात है ही नहीं, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, कैसी बात कर रहा है, मैं तुझ पर यकीन नहीं करूंगी। मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी कि तेरे गांव की पूजा में भाग ले सकूं, और उसी के साथ साथ माँ काली के मंदिर पर जाकर मन्नत मांगूंगी कि अगर मेरा बेटा सही हो गया तो वहां मैं पूजा करवा के सारे गांव वालों को खिचड़ी खिलाऊंगी। तो उसकी बात सुनकर सुनील बोलता है, अच्छा ठीक है,
चले जाना भाई, तू अपना काम कर लेना। तो एक काम करना, कल प्रमीला जो कि सुनील की वाइफ थी, इसको अपने साथ ले जाना काली मंदिर पे और वहां जाकर माता के प्रसाद बोल देना। लेकिन मैं और भांजा तेरे साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमें कल उसी तांत्रिक के पास जाना है और वैसे भी कल आखिरी दिन है। उसके बाद अनिर्बन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अनिर्बन की मदर ने बोला, ठीक है भाई, तू उसको ले जाना, मैं अपना माता के यहाँ चली जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से बातचीत करके उस रात सब सो गए। अगले दिन शाम के टाइम जब अनिर्बन और सुनील तांत्रिक के पास निकल गए, तो अनिर्बन की मम्मी और उसकी मामी पूजा के लिए काली मंदिर की तरफ चले गए। अब इन सब के बीच जब ये सब शुरू हुआ था, जब अनिर्बन के ऊपर ये भूत लगा था, उस टाइम पर सुनील ने अनिर्बन की जन्म कुंडली मंगल को दिखाई थी और मंगल को दिखाकर उसने ये पता करवाया था कि अनिर्बन का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है और वो कौन से देवता से एसोसिएटेड है, उसका अधिपति कौन है। तो तब उसे पता चला था कि अनिर्बन जो है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जातक है और उसके अधिपति हैं शनि महाराज। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। तांत्रिक के पास पहुंचने के बाद तांत्रिक ने पूजा चालू कर दी थी और आज वाली पूजा बाकी वाली पूजा थोड़ी डिफरेंट थी। उस पूजा के साथ साथ उसे एक मिठाई खिलाई गई और उस मिठाई खाने के थोड़ी देर के बाद अनिर्बन धीरे धीरे बेहोश होने लगा। वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था, वो भी अपनी सेंसेस में था और जब वो आखिरी बार अपनी सेंसेस में था तो उसने आंखें खोली तो उसे अपने सामने उसके मामा खड़े हुए दिखाई दिए, जिन्होंने एक हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी। वो बहुत तेज तेज हंस रहे थे और ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था। अपनी बंद होती आंखों से अनिर्बन ने ये खुद देखा था और उसके मामा के पीछे खड़ा था वो 1.5 फुटिया। और फिर अनिर्बन की आंखें बंद हो गई। इधर वो तांत्रिक अनिर्बन के साथ पूजा कर रहा था और उधर अनिर्बन की मम्मी और प्रमीला चलते चलते मंदिर की तरफ जा रहे थे। तब अनिर्बन की मम्मी ने प्रमीला से बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे गांव के एक आदमी ने अनिर्बन की जन्म कुंडली गिनी थी, वो गलत निकली। तो प्रमीला बोलते, गलत निकली मतलब? तो अनिर्बन की मम्मी ने बताया कि तुमने जिस आदमी से अनिर्बन का नक्षत्र विचार करवाया था उसने बोला था कि अनिर्बन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जातक है, लेकिन ये बात गलत है, वो तो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ था। ये मुझे तब पता चला था जब अनिर्बन की दादी ने उसका नक्षत्र विचार करवाया था। फिर जब तुमने बताया तो ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने 2-3 और पंडितों से उसकी कुंडली दिखाकर विचार करवाया और सभी लोगों ने यही बोला कि अनिर्बन तो रोहिणी नक्षत्र का जातक है। अनिर्बन की मदर की बात सुनते ही प्रमिला के हाथ से पूजा की थाली ऐसे कैसे गिर गई और वो उल्टा घूम के दौड़ी, जैसे कोई पैनिक होकर दौड़ता है ना, बिल्कुल वैसे वो दौड़ी। अनिर्बन की मम्मी को समझ में नहीं आया कि वो कहां भाग रही है। वो सीधी गई मंगल के घर। वहां पहुंचकर मंगल और प्रमीला दोनों वापस आए अनिर्बन की मम्मी के पास और उनको अपने साथ में लेकर तीनों के तीनों भागे उस तांत्रिक के घर की तरफ जहां पर वो पूजा हो रही थी। और वहां पहुंचकर अनिर्बन की मम्मी ने जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्कुल भौचक्की वो खड़ी हुई थी, आंखें बाहर निकालकर। हालत ऐसी हुई थी कि काटो तो खून नहीं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनका ही बेटा बलि कास्ट में, बलि कास्ट जिसमें सिर फंसाकर बलि दी जाती है, उसमें उनके बेटे का सिर फंसा हुआ था, पीछे उसका शरीर लेटा हुआ था और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। और उसी के पास में खड़ा था उसका अपना मामा, इनका अपना भाई, जिसके हाथ में वो तलवार चमक रही थी और वो अनिर्बन की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। एक बार तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहां पहुंचते मंगल बहुत जोर चिल्लाता है, बंद करो ये सब अभी के अभी, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम में से कोई सोच भी नहीं सकता। इधर सुनील और उसके साथ वाला तांत्रिक इन सबको वहां पर देखकर बिल्कुल एकदम से फ्रीज हो जाते हैं और वो सारी प्रक्रिया को रोक देते हैं। अनिर्बन की मम्मी दौड़कर उसे बलि कास्ट से बाहर निकालकर अपनी गोद में रखकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। वो अनिर्बन को होश में लाने की कोशिश करती रहती है और साथ ही साथ अपने भाई को पूरी तरह से सुना रही थी, गाली देती कि तुम ये क्या करो, अपनी भाभी को भी सुना रही थी। और इधर से मंगल जो था वो उस तांत्रिक के ऊपर गुस्से में था। मतलब ये मान लो एक तरह से वहां पर युद्ध होने वाला था। फिर किसी तरह से सब कुछ सेटल हुआ। सारी बातें जब शांत हुई तो असली कहानी निकलकर सामने आई, जिसे सुनकर
आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। असल में ये सारा खेल तब शुरू हुआ जब कैलाश के साथ किसी 1.5 फुटिये के होने की कहानी सबके सामने आई। सुनील पहले अक्सर मंगल के घर जाके मंगल से बातचीत करता था, लेकिन जब सुनील ने मंगल से उस 1.5 फुटिये के बारे में सुना, तब सब कुछ बदल गया। मंगल ने सुनील को बताया कि 1.5 फुटिया कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये एक ऐसे एंटिटी है जो गांव में चौराहे या किसी घने जंगल में रहता है। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, तो इनका दिमाग भी छोटे बच्चे के जैसे ही चलता है, और इसीलिए तांत्रिक लोगों के लिए इनको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर कोई इसे अपने बस में कर ले, तो इससे जो चाहे वो करवा सकता है। वो करवा सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इनको बस में करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब इसकी साधना की जाती है तो उसके आखिरी में 1.5 फुटिया जो कुछ मांगता है वो उसे देना पड़ता है। अगर वो उसे ये चीज दे पाया तो ही उसको वश में किया जा सकता है। मंगल की ये बातें सुनील के दिमाग में एक अलग तरीके से घर कर गई। उसके मन में लालच आ गया, और इससे पहले भी सुनील ने मंगल से एक आदमी के बारे में सुना था, एक तांत्रिक के बारे में, जो ये सब पैसों के बदले में करता था। असल में वो आदमी मंगल के गुरुजी का ही एक शिष्य था, लेकिन क्योंकि पैसों के लिए वो अपनी विद्याओं को गलत काम में लेने लग गया था, इसलिए गुरुजी ने उस तांत्रिक को त्याग दिया था। मंगल से मिलने के बाद सुनील ने जैसे तैसे करके उस तांत्रिक के घर का पता निकाला और सीधा उस तांत्रिक से बात करने पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उस तांत्रिक से कहा कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो, बदले में जितना पैसा चाहिए मैं तुमको दूंगा। लेकिन वो तांत्रिक बोलता है कि मैं किसी को शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझसे वो शक्ति छीन ली थी। उनकी बात सुनकर सुनील ने उसको अपनी असली इरादा बताया कि आखिर क्यों वो उसका शिष्य बनना चाहता है। तो उसकी बात सुनकर वो तांत्रिक बोला, देखो, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये सारी क्रियाएं समझा दूंगा और उसी के साथ साथ तुम्हारी मदद भी कर दूंगा, और इसके बदले में जब तुम उसे अपने बस में कर लोगे तब तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। सुनील को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। वो राजी हो जाता है, और तब वो तांत्रिक सुनील को सिखाना शुरू कर देता है कि क्या करना है, कैसे करना है, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रोसेस की, वो सब उसको अच्छे से सिखाता है। और साथ साथ उसने को ये भी बताता है कि देख, कई रास्ते हैं, लेकिन जो रास्ता जितना शॉर्टकट है वो उतना ही खतरनाक, दर्द भरा और जोखिम भरा है। लेकिन अगर तू उस जोखिम को पास कर गया तो तेरे से ज्यादा सुखी इंसान इस दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता है। और इस काम में तुझे सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो है तेरा धैर्य। अगर तू अपने आप को कंट्रोल कर सकता है तो सब सही होगा। और हाँ, इस काम में कितना वक्त लगने वाला है वो कोई नहीं जानता। 2 महीने भी लग सकते हैं या फिर 2 साल भी लग सकते हैं। उस तांत्रिक की बात सुनकर सुनील धीरे धीरे ये काम करने लगा जैसा उसे बताया जाता था, और उसकी पूजा साधना की लास्ट स्टेज पर आते आते उसे 8 महीने लग गए। और फिर उस दिन वो 1.5 फुटिया उसके सामने आया और उसने उससे बलि मांगी। एक ऐसे इंसान की जिसका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हो और उसका अधिपति हो शनि। उसकी उम्र 25 से नीचे होनी चाहिए, तभी वो 1.5 फुटिया उससे जुड़ेगा, उसकी बात मानेगा, मतलब उससे सिद्ध हो जाएगा। ये जानने के बाद सुनील अपने काम पे लग गया, और इसीलिए वो ऐसे लोग जिनकी उम्र 25 साल से कम थी, उनकी जन्म कुंडलियां मंगल को दिखवाया करता था और उससे ये पता करवाया करता था कि वो कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अब जब वो मंगल के पास जाने लगा, जब वो पहली बार ही गया था एक्चुअली मंगल के पास किसी की जन्म कुंडली लेकर, और उसने पूछा, तो मंगल ने पूछा, भाई वो आदमी का जिसकी जन्म कुंडली तो लेकर आया? तो उसने बोला वो किसी काम से गया है, आप तो मुझे बताओ उसका नक्षत्र क्या है। तभी मंगल को उसके ऊपर डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर में वो खुद भी एक सिद्ध साधक था। उसे सुनील से ने जब ये पहली बार आया, फिर जब दूसरी तीसरी बार वो उससे पूछने आया दूसरे लोगों के जन्म नक्षत्र, तो उसे उससे नेगेटिव वाइब आने लग गई थी। और इसी वजह से वो जो भी जन्म कुंडली लेकर आता
वो उसको उसके गलत नक्षत्र बता दिया करता था और शायद इसी वजह से सुनील को अपने टारगेट जैसा कोई भी मिल नहीं पा रहा था। अच्छा, इसी टाइम के दौरान सुनील ने अपनी बीवी प्रमीला को भी अपने लालच में फंसा लिया था। उसको भी सब कुछ पता था और अब ये दोनों मिलकर उस टारगेट को ढूंढने में लगे हुए थे। और इसी दौरान एक दिन अनिर्बन के घर से सुनील को जब कॉल आया, तब प्रमीला ने सुनील को आइडिया दिया कि क्यों ना एक बार अनिर्बन की कुंडली भी दिखा ली जाए। अब आप सोच रहे होंगे, यार एक मामा अपने भांजे की कुंडली इसलिए चेक करवा रहा है। आप भांजे को छोड़ो, वो इससे पहले अपने खुद के बेटे की कुंडली को भी चेक करवा चुके थे। तो अनिर्बन तो उनका भांजा था। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में और कैसे पागल हो जाते हैं वो इन शक्तियों के पीछे। अब जब अनिर्बन की जन्म कुंडली लेकर सुनील वहां पहुंचा मंगल के पास, तो मंगल ने गलती से वही बोल दिया जो सुनील को चाहिए था। उसने बताया कि इसका जन्म फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है और इसका अधिपति शनि महाराज है। बस ये सुनते ही सुनील का काम बन गया। वहां से सीधा वो दूसरे तांत्रिक के पास गया और जैसे ही दूसरे तांत्रिक को पता चला कि सुनील को टारगेट मिल गया है, तब उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर अनिर्बन को गांव लेकर आओ। तब सुनील ने बोला कि चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में उनके बेटे के उपनयन का अनुष्ठान होने वाला है और तब हो ना हो अनिर्बन यहां पर जरूर आएगा। और हुआ भी ऐसे ही। और जब ये सब हो गया तो इसी प्लानिंग के तहत उस तांत्रिक ने वो जो मटका जिसमें 1.5 फुटिया बंद था वो जमीन से बाहर निकाल कर रख दिया था। उस तांत्रिक ने उस मटके को बाहर निकाल कर उसे सुनील की गोद में रखा, उसका उस पूरे मटके की और सुनील के साथ उसको मतलब गोद में बिठाकर उसकी पूजा की। फिर उस मटके को शमशान में छोड़ा और बोला, कल किसी भी बहाने से तू अपने भांजे को शमशान के आसपास अकेला छोड़ देना, बस कैसे भी करके, बाकी सारा काम ये मटका अपने आप कर देगा। और इसीलिए सुनील पूजा के नाम से सबको शमशान के पास वाली नदी में लेकर गया और वहां अनिर्बन का दिमाग घुमाया गया और वो अकेला उस शमशान के आसपास घूमने निकल पड़ा। उसके बाद उससे वो मटका फूटा और वो वापस अपने घर चला गया, किसी को कुछ बताए बिना। मामा के घर से फिर वापस अपने घर पर भी गया था। तो जब अनिर्बन वापस अपने घर गया था तो तांत्रिक बोला था कि वो जब जाना चाहे ना उसे जाने देना, परेशान मत होना, क्योंकि अगर तू उसे रोकेगा तो उसे शक हो सकता है। अभी तो उसको जाने दे, कुछ दिनों में वो अपने आप वापस आएगा, क्योंकि जिसके साथ उसका बंधन बना है ना वो बंधन बहुत जोरदार होता है। और हुआ भी ऐसा ही। आपको अच्छे से पता है कि कुछ ही दिनों में अनिर्बन वापस अपने मामा के घर आ गया था। और जिस दिन अनिर्बन की मामी ने उसे बोला था कि उनके बेटे को ट्यूशन छोड़ के आने के लिए, वो भी पूरा प्लान था, क्योंकि उस दिन इन लोगों को अनिर्बन को 1.5 फुटिया दिखाना था, वरना वो आगे की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाते। जब उस रात अनिर्बन कैलाश के घर के पास से गुजर रहा था, पीछे से उसका मामा सुनील सब कुछ देख रहा था। और उस रात जब अनिर्बन को वो 1.5 फुटिया दिखाई दिया था, उसने देखा था कि उसके मामा का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो साधना करने की वजह से उसके मामा का ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो 1.5 फुटिया उसके मामा के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था, जबकि वो करना चाहता था। ये सारी कहानी सुनील ने अपने मुंह से सुनाई। जब ये सारी बात उसके मुंह से निकल गई तो मंगल ने बोला, अगर तुम इस लड़के की बलि दे भी देते तब भी तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, क्योंकि मैंने तुम्हें इसका जन्म नक्षत्र गलत बताया था। ये तो रोहिणी नक्षत्र का जातक है और इसके अधिपति है सूर्यदेव। बाय चांस अगर तुम इसकी बलि दे भी देते तो तुम सबके सब अभी के अभी यही मर चुके होते। इधर जब घर वालों की सब बातें चल रही थी, सबसे नजर बचा के वो तांत्रिक वहां से 9-2-11 हो गया। और जैसे वो वहां से भाग के थोड़ा दूर पहुंचा, उस तांत्रिक की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर जब उधर बढ़ने की किसी ने कोशिश की तो मंगल ने जोर से चिल्लाकर बोला कि कोई भी इस जगह से बाहर एक कदम भी मत रखना, इस जगह के बाहर मौत घूम रही है। फिर वो गुस्से से सुनील की तरफ देखता और बोलता है, तू अपने भांजे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे तो मैं इसी घर के अंदर छोड़कर बांध कर जाने वाला हूं। ये सारी प्रक्रिया जहां चल रही थी वो कैलाश का घर था। उसकी बात सुनकर सुनील और प्रमिला मंगल के पैर पकड़ के माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि किसी भी तरह से आप हमें बचाओ, हमसे गलती हो गई, बहुत गिड़गिड़ाए, सब कुछ हुआ। इधर
ये सब बातें चलते-चलते अनिर्बन को भी होश आ जाता है। उसके होश में आते ही मंगल उसके ऊपर कुछ उतारा करके उसके ऑरा को लॉक कर देता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि वो कहीं न कहीं उस डेड बॉडी से जुड़ चुका था। फिर सुनील और प्रमीला अनिर्बन के पैर पकड़ के माफ़ी माँगने लगे, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, और वो तो अपनी मम्मी को वहाँ देखकर शॉक्ड था। फिर उसकी मम्मी उसको खींच के अपने पास बिठा लेती है और कहती, तुम दोनों मेरे बेटे से दूर रहो, और खासकर तू, तुझ पर मैंने इतना विश्वास किया और तूने मेरे साथ ये किया। बहुत कुछ वो उसको सुनाती है। इसके बाद मंगल सबको प्रोटेक्ट करके वहां से बाहर लेकर आता है। वहां पहुंचने के बाद अनिर्बन की मम्मी अनिर्बन को लेकर सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है। उसके बाद वो किसी से कोई बात नहीं करती है। उधर सुबह लोगों को उस तांत्रिक की लाश मिलती है और उसके घर वालों को पता लगता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इधर सुनील और प्रमीला पूरे गांव के सामने कन्फेस करते हैं, अपनी गलती मानते हैं। गांव के लोग उस तांत्रिक का अंतिम संस्कार करवाते हैं। कोई भी पुलिस के चक्कर में नहीं फंसता है और फिर सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो पाप हुआ है, पाप का फल मिलना बाकी है। एक दिन अचानक से अनिर्बन की मम्मी के पास सुनील का कॉल आता है। वो फूट फूट के रो रहा था और कह रहा था कि उनके बेटे का पूरा शरीर सूख चुका है और पिछले 5-7 दिन में ही अचानक से उसके साथ ये हुआ है। दीदी, मेरी मदद कर दो। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे उसके लिए माफ कर दो, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। अनिर्बन की मम्मी बहुत ही नेक दिल की थी। उन्होंने साफ बोला कि तेरे घर जाने के अलावा और तू मेरे घर आए, इसके अलावा मैं हर तरह से तेरी मदद कर सकती हूँ। तेरे बेटे का ये हाल हुआ है, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो भी मेरे ही बेटे की तरह है। उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन वो बेचारा निर्दोष तेरे पापों का फल झेल रहा है। लेकिन जो 2 चीजें मैंने तुझे बताई है, उसके अलावा तू मुझसे कुछ भी मांग सकता है। पैसा चाहिए, मैं तुझे पैसा दूंगी। हॉस्पिटल जाना है, मैं तेरा सारा बंदोबस्त कर दूंगी। कैसे भी करके अपने बच्चे को बचा। सुनील रोते गिड़ाते बोलता है कि आप बस मेरा अस्पताल का बंदोबस्त कर दो। वो भी इसलिए क्योंकि गांव में सब लोगों ने उनको त्याग दिया था। जब किसी गांव में इस तरह के किस्से होते हैं, इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो गांव वाले एक बहुत सिंपल सी सजा देते हैं। उन लोगों को गांव में रहने तो देते हैं, लेकिन कोई भी उनसे किसी तरह का ताल्लुक नहीं रखता, कोई उनकी मदद नहीं करता है, और जो मदद करने आता है उसका भी सेम यही हाल होता है। तो अपने भाई की बात सुनकर अनिर्बन की मम्मी ने गाड़ी और पैसे भेज दिए, लेकिन 3 दिन बाद उनके पास खबर आई कि उनका जो भतीजा था, उनके भाई का बेटा, सुनील का बेटा, उसकी डेथ हो गई है। लेकिन फिर भी अनिर्बन के घर से वहां पर कोई नहीं गया, क्योंकि एक तो ये लड़ाई, और दूसरा अनिर्बन की मदर को लगता था कि अगर दोबारा अनिर्बन वहां गया तो उसके साथ भी वही हो सकता है जो सुनील के बेटे के साथ हुआ। अपने बेटे के मरने का दुख प्रमीला से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने भी खुद अपनी जान ले ली। ये सब हो जाने के बाद सुनील ने अपने आप को अपने ही घर में बंद कर लिया और बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। 1-2 दिनों तक जब कोई आसपास होता, उन्हें सुनील की आवाज आती, कभी हंसने की, कभी रोने की। शायद वो पागल हो चुका था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आवाज आना भी बंद हो गई और उसके बाद पूरा एरिया एक बदबू से भर गया, किसी लाश के सड़ने की बदबू से। गांव वालों को पता चल गया कि किसी के पापों का भुगतान पूरा हो गया है। गांव वालों ने किसी को बाहर से बुलाया, पैसे देकर उसके घर से उसकी लाश बाहर निकलवाई और उसकी पूजा वूजा करवा के उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। सुनील का इस दुनिया में कोई और नहीं, बस उसकी एक बहन ही थी, और वो भी उसके अंतिम संस्कार पर नहीं आई। और इस तरह से इस कहानी का अंत हुआ। अनिर्बन बिल्कुल सही है। सुनील का वो घर आज भी वहां पर ऐसे के ऐसे ही खड़ा है। उस डेढ़ फुटी का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन पावर के लालच में आकर सुनील जो कदम उठाया, उसने उसके ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया और लास्ट टाइम पर वो अकेला रह गया। वो कहते हैं ना, आपके कर्म आपके परिवार पर भी आते हैं। सुनील ने गलत काम किया, उसका दोष उसके बेटे पर सबसे पहले गया और पूरे परिवार को झेलना पड़ा। अनिर्बन की मदर ने हमेशा अच्छे काम किए थे, इसलिए उसके बेटे के ऊपर मुसीबत आने के बाद भी शायद वो उसके अच्छे कर्मों से ही बच गया। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों अच्छा ही फल आपको मिलेगा। लेकिन लालच में आकर
जल्दबाजी करने के चक्कर में अगर आप गलत काम करेंगे, तो उनका फल भी ना सिर्फ आपको, आपके परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। ये थी कहानी अनिर्वय की। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।